हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैच यादव पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पिछले 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। और जिसने भी अभी तक नहीं देखे तो आप वो जाके देख लें, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस सेट काफ़ी बेसिक से पढ़ाए हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल भी जीरो से, अगर जिसका भी मैथ काफ़ी कमजोर है तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। आज का जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पेपर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर 2021 सितंबर 3 में, ये पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं क्योंकि इसमें हम, एक तो क्या है, अगर हम डेली 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है कि 40 हमें नए कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज हो रहे हैं, हमारे उनके फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमें पता लग रही। दूसरी चीज़ ये है कि होता क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमसे सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट चाहता है, हमें हिंट देता है, उसमें उसमें यूनिट डिजिट लग सकता है, उसमें हम अपने आंसर पे पहुंचने के लिए ड्यूअलिटी रूल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कब होंगी, जब आप इस टाइप के काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो वही है कि इन प्रैक्टिस सेट के जरिए हम बहुत कट सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे कि कैसे हम अपने सॉल्यूशन छोटे कर सकें, कैलकुलेशन कैसे छोटी हो सके हमारी। ठीक है। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन लगाना इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो वही अपने समझिए, अपने आप को जानिए, अपनी तैयारी देख चेक कीजिए कि आपके पास कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, तो वो आप जाके अभी पढ़ लें। तो इसलिए अपनी तैयारी देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें दिया गया है 12,687 की पावर 155, ऐसे दिया गया है। हमें हमसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट निकालिए। अब देखिए हमने पढ़ रखा है यूनिट डिजिट। अब देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आपको मैं नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इसमें यूनिट डिजिट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लें आप। तो क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक हमें निकालना होता है। तो इकाई अंक हमसे क्या कहा, हमें देखो इकाई अंक है तो हमें अंतिम अंक पे ध्यान देना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो मुझे ये संख्या हमारे पास जो है वो क्या है, 7 की पावर 155। तो 155 तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो मुझे पता है जो इसकी साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। अगर मैं इसे 4 से भाग करूँगा, देखो क्या होता है, क्या साइक्लिसिटी क्या समझे वो, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। भाई देखिए 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 दूनी 16। और 2 की पावर 5 कितना होता है, तो वो होता है कितना, 32। वहीं 2 की पावर 6 कितना होता है, तो होता है कितना, 64। और 2 की पावर 7 कितना होता है, तो 128। तो आपने ध्यान से देखेंगे कि जहाँ हम 2 की पावर हमने 1 किया था तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा, 2। 2 की पावर 2 करने पे 4 आ रहा था। 2 की पावर 3 करने पे 6 8 आ रहा था। 2 की पावर 4 करने पे यूनिट डिजिट क्या है, 6। लेकिन 2 की पावर 5 पे हम पहुंचे तो हमने देखा क्या, यूनिट डिजिट 2 आया, जो पहले यहाँ पे आ रहा था। वहीं 2 की पावर 6 पे कितना यूनिट डिजिट आ रहा है, 4, जो 2 की पावर 2 में आ रहा था। 2 की पावर 7 में क्या आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, जो 2 की पावर 3 में आ रहा है। अगर मैं इसमें 4 से भाग करूँगा तो शेष कितना बचेगा, 3। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया, 2 की पावर 3 भी तो 8 होगा। अब मुझे यूनिट डिजिट अंतिम अंक चाहिए, इस इकाई का अंक, तो वो कितना है, 8। तो हमें यहाँ से पता लग गया 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 7 जो है इक्वल है। इसलिए मैं 4 से इससे भाग करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, बाकी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख ले जाके, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैंने इसे 4 से भाग किया तो हमारे पास शेष कितना है, 4 × 3 = 12 है, बचा कितना, 3, 35 हो गया, 4 × 8 = 32। तो 7 की पावर बचा कितना, 3। तो 7 की पावर 3 होता कितना, वो होता 243। 7 × 7 = 49। तो 7 का क्यों कितना होता है, 343 होता है। तो यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट आ गया, वो कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 45.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, जहाँ हमें पाई की वैल्यू कितनी दी गई, 22/7। अब देखिए बेलन होता है क्या है, सिलेंडर जो होता है आपका ये होता है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद इसका एक चीज़ पूछा थी, वो क्या पूछा थी, कर सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं वक्र क्षेत्रफल। तो वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। वहीं तीसरी चीज़ पूछी जाती है, हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया पूछता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच+r। ये 3 चीज़ें आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा और एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 3D से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी, आपके एग्जाम में भी आएगा। अब देखिए इसका मैं डिटेल आपको बता चुका, अगर आप शुरू शुरुआत से जुड़े, अभी शायद 2-3 क्लास पीछे मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था ये बन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन। तो आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन हमारा दिया गया क्या, पाई आर स्क्वायर एच।
अब देखिए वैल्यू रख लेंगे, पाई की वैल्यू हमें दी गई 22/7, आर कितना दिया गया, त्रिज्या दी गई 45.5, तो 45.5 इंटू 45.5, एच कितना है, एच है 20। अब देखिए एक 22 को देखते मुझे एक बात समझ में आई, वो क्या है, मुझे लगा 11 का डिविजिबिलिटी का रूप हम अगर चेक कर लें, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक कर लेंगे तो शायद हमारा आंसर मिल जाए। तो हमने चेक करने गए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का विभाज्यता का नियम से ये कहता है कि अगर विषम अंकों के स्थान पे जो संख्या है और सम अंकों के स्थान पे जो संख्या है, अगर मैंने योग किया, उनका जो डिफरेंट निकलेगा, अगर वो या तो 0 हुआ या 11 हुआ, तो संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। कैसे, देखिए समझिए, जैसे ये संख्या दी गई हमें 1231, अब मुझे चेक करा कि ये संख्या 11 से कटेगी, तो मैंने क्या किया, चेक किया विषम अंक कितने हैं, 3 1 4, और ये कितना हुआ 2 1 3, तो 3 और 4, तो 4 और 3 का जो डिफरेंट आया वो कितना आया, 1 आया, लेकिन तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, या तो 0 आए या 11 आए, ठीक है। अब देखिए, तो हमने चेक की, हम पहला ऑप्शन चेक करने गए, जैसे आप एक देखिए, एक और देखिए 1331 दिया गया है, तो मैंने इसे चेक किया, तो मैंने देखा 3 1 4 3 1 4, तो इसका मतलब अगर दोनों का अंतर देखें तो विषम स्थान ये हुए, तो 4, और 4 में से 4 गया, कितना आ गया 0, तो ये संख्या 11 से कटेगी, हाँ तो ये तो कट रही 11 से, तो वही है। ऐसे ही देखिए, अब जब हम ऑप्शन नंबर पहला चेक करने गए तो हमने देखा क्या, यहाँ से हम देखा, देखिए 1 0 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3 1 4, तो ये 4 और 4 का डिफरेंट कितना हो गया 0, तो हाँ ये तो कट रही है 11 से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमने चेक किया, तो क्या पाया, 3 1 4, ठीक है, क्योंकि 0 जुड़ा जुड़, और 4 1 5, तो 5 में से 4 गया, तो इसका तो डिफरेंट 1 आ रहा, तो ये तो 11 से नहीं कटेगी। उसके बाद ये कितना है, 4 1 3 1 4 5 1 6, तो इसका डिफरेंट 2 आ रहा, तो ये भी नहीं 11 से कटेगी। ये कितना है, 3 1 4 और 6 1 7, तो 4 और 7 का 3 आ रहा है डिफरेंट, या तो 0 या 11 है, तो पहले वाले का एक 0 है, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया ना, तो वो चाहता था कि आप कैलकुलेशन ना करें, आपको ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और आप लगा पाएँ, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। बट भैया कि आपको कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए क्या है, 10 को हटाएंगे तो आज 0 आ गया कितना, तो हमने 20 से काटा, 20 पंजे कितना हो गया 100, 5 से काटा मैंने, 5 निम 45, 5 निम 45, 5 एकम 5, उसको 7 से मैंने काटा तो कितना हो गया 13, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 22 गुणा 13 गुणा 455, ओके। हल्का सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने 22 का गुणा इसमें किया, तो 22 पंजे कितना होता है 110, बचा कितना 11, 22 पंजे 110 और 11 कितना हो गया 121, तो हमारे पास बचा कितना 12, 22 चौको होता है कितना 88, 88 और 12 कितना हो गया 100, ओके। अब मुझे 13 का गुणा करना है, तो 13 गुणा किया हमने 0, 13 एकम 13, 0 में जाएगा नहीं तो हासिल उतर आएगा, 0 13 एकम 13, तो हमारा आंसर क्या आ गया 13 0 130, यही तो आ रहा था आंसर। तो भैया कि कैलकुलेशन करने के लिए अब बस वही है कि इतना टाइम आपको लग गया, ये बाद वाला भी, बट भैया कैलकुलेशन भी देखो कोई टफ नहीं है, बट भैया कि करने क्या है, अब मुझे ये पता है कि जब मुझे ये टेबल नहीं पता है तो मैं इसको टुकड़ों में तोड़ लूँगा, समझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया 31,000 रुपये को एक वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, अब निकालिए इसे। और ये जो वीडियो है आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो आप क्या करें, जब भी आप इसको सॉल्व करें, वीडियो स्टार्ट करें, तो इसको क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, और जब आंसर ना आए उसके बाद आंसर देखें। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो आपको PDF है, ये मैथ्स विद अर्पित यादव जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगी, और जिसकी लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है 31,000 का एक वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। मुझे ये पता है कि अगर एक वर्ष पे ब्याज लगेगा तो क्या 8% लग जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक लगता है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि 6 महीने पर लगेगा, जब 6 महीने पर लगेगा तो क्या हो जाता है कि दर जो होती है ना वो आधी हो जाती है, तो क्या होगा 4% और 4%, ठीक है। तो अब क्या है, हमसे कह रहा है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनका अंतर पूछा है, अब अंतर पता क्या निकल आएगा, अब मैं तुम्हें बताऊँ तो डायरेक्ट कैसे करते हैं। मुझे ये पता है कि होगा क्या, देखो इसमें तो ये ब्याज 8% में मिल ही जाएगा, जब अर्धवार्षिक पे आएगा तो 4% पहले ब्याज मिला, दूसरी साल भी हमें 4% मिल जाएगा, तो 8% हो गया। लेकिन जो अंतर बैठेगा ना वो क्या बैठेगा, वो बैठेगा 4% पे ना, जो हमें 4% ब्याज और मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16% बटे 100, ठीक है। 1% का मैंने 0 ले लिया, तो मुझे पता है जो आंसर हमारा आएगा वो 16 का मल्टीपल होगा, समझ रहे। तो मैं चेक कर लूँगी कि 16 का मल्टीपल क्या 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 पता एक में ही हो, ठीक है। तो मैंने चेक किया, पहली संख्या 16 से कट रही, तो मैंने देखा क्या
16 दूनी 32, बचा कितना 8 7 15 156 हो गया। तो ये तो 16 से नहीं कट रही, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी संख्या देखी तो 16 दूनी 32, तो बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास 32 8 3 11 136, ये भी 16 से नहीं कट रही, ठीक है। तीसरी संख्या में देखी 16 3 48, 16 एकम 16, हाँ ये 16 से कट रही है, ठीक है। चौथी संख्या मैंने देखी 16 दूनी 32, बचा कितना हमारे पास 8 5 13 136, तो 136 16 से नहीं कटता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 16 से कट रहा है, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई नहीं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, पता क्या, देखिए मुझे पता है कि जो हमारे फाइनल परसेंट जो अंतर बनेगा वो क्या बनेगा, इतना बनेगा। अगर मैं ये भी परसेंटेज हटा दूँ तो अपॉन में क्या आएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अगर मैं इसका निकालूँ डायरेक्ट 31,000 का अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो 16 बटे में कितना है 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो मैं इसे काटूँ 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। उसके बाद मैं 16 से गुणा किया, 16 एकम 16, बचा कितना 1, 16 3 48, कितना हो गया 49, और 1 दशमलव आएगा, दशमलव एक अंक बाद आएगा तो 49.6 आएगा। बट अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आपको, अगर ये हो क्यों रहा है तो अब देखिए मैं आपको क्या कहते हैं डिटेल सॉल्यूशन क्या है, वो भी इतना कठिन नहीं है। देखिए हमसे कह रहा है कि अगर वार्षिक है तो 8%, अर्धवार्षिक में क्या कह रहा है 6 महीने के लिए ले रहा है, तो 6 महीने पे क्या क्या है 4% और 4%। तो अब देखिए तो 8% निकालिए, 31,000 का 8% हम निकालने गए तो 8 तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया ब्याज 0, 8 एकम 8, 8 या 24। तो हमारे पास जो पहली साल का ब्याज आया, एक साल का जो ब्याज 8% आया वो कितना आ गया 2480। लेकिन क्या कह रहा है 6 महीने में अगर हम ब्याज निकले 4% की दर से, तो 31,000 का 4% कितना आया, तो आएगा कितना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4 जीरो 4 एकम 4 4 12। अब वैसे आप समझ चुके होंगे जब 8% का 2480 है तो इसका आधा ही होगा 1240। लेकिन क्या है 6 महीने पे अगले 6 महीने फिर 4% लगेगा ब्याज, तो हमें कितना मिलेगा 1240। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा वार्षिक दर से अर्धवार्षिक दर ब्याज दर से अंतर कितना होगा। तो मुझे पता है जो टोटल ब्याज 8% की दर से वार्षिक मिला वो तो 2480 है, लेकिन अर्धवार्षिक में क्या है पहले 1240 हमें मिल गया, फिर दूसरी साल 1240 मिल गया, तो ये 2480 तो खत्म ही हो गया। लेकिन अब अंतर पता है, अंतर जब बैठेगा जब 1240 पे होगा क्या, क्योंकि चक्रवृद्धि में क्या हो जाता है ब्याज भी ब्याज मिलता, तो मुझे पता लगेगा 1240 पे भी तो हमें ब्याज मिलेगा दूसरी साल में, तो वो कितना मिलेगा इसका 4%, तो हम जब इसका 4% निकालेंगे तो हमारा वही आंसर बनेगा। तो जीरो से जीरो खत्म, तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, तो हमारा अगर दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा 49.6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो आप देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित 49 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 270 मीटर है, यदि पहले 24 टेलीकॉम टावरों की ऊंचाई 270 मीटर है और अंतिम 24 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है 270 मीटर है, तो हमसे पूछ रहा है 25वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले जो 49 टावर है इनकी औसत ऊंचाई कितनी दी गई 270, तो मुझे पता है मैंने मान ली सबकी 270 है, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है जो पहले 24 टावर हैं इनकी भी ऊंचाई औसत ऊंचाई 270 दी गई है, ठीक है। और जो अंतिम 24 टावर हैं टेलीकॉम टावर हैं उनकी भी ऊंचाई कितनी दी गई 270। अब हमसे पूछा 25वीं क्या होगी, देखो टोटल जब हैं कितने 49, 24 24 48 हो गए, 25वां बचा है एक, क्योंकि अंतिम ये 24 ये पहले 24, तो हमसे पूछा इसकी ऊंचाई क्या है। अब मुझे पता है एवरेज हमारा 270 है, पहले 24 की भी 270 है, अंतिम 270 है, इसका मतलब बढ़ घट रहा ही नहीं। तो हमें पता है जो हमारा 25वां बैठेगा ना तो उसकी भी कितनी होगी, वो भी होगी उसकी 270, ये हमारा आंसर बैठेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन डराने के लिए दिया गया, तो आंसर तो इसका बिल्कुल भी वही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम को, बचत का 25% अनाथालय में और बचत का 27% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9600 रुपये बैंक में जमा कर दी। गणेश का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। अब देखिए हमसे क्या करें, वेतन का 80% उसकी बचत है। अगर मैंने गणित जो गणेश है ना, गणेश की इनकम होता है, इनकम होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कितना है और प्लस का सेविंग, ओके, कि बचत कितनी है। अगर मैंने इनकम इसकी 100 मान ली अपनी तरफ से, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि वेतन का 80% बचत करता है। अगर इनकम इसकी जो वेतन है 100 है तो इसकी बचत कितनी हो गई 80, तो इसका खर्चा कितना हो गया, खर्चा इसका 20 हो गया, क्योंकि टोटल 100 में बनाना हमें। बस अगर आप इतनी बात समझ गए तो फिर देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पहली कंडीशन क्या कह रहा है 24% तो ये वृद्धाश्रम में दे रहा है अपनी बचत का, ठीक है। उसके बाद 25% अनाथालय में, तो 25% अनाथालय में दे दिया इसने बचत का, अपनी बचत का 27% ये चिकित्सा के लिए खर्च करता है। उसके बाद क्या करता है
चिकित्सा फाउंडेशन में दान कर दिया। उसके बाद कह रहा है बचत की शेष राशि 9600 रुपये उसने बैंक में जमा कर दी। तो इसका मतलब ये बचत की खर्च कितनी कर दी, तो 4 5 9 9 7 16 6 यहाँ से लगी 1 2 2 4 6 76। तो मुझे पता लगा इसने अपनी बचत का 76% तो खर्च कर दिया, मतलब दान कर दिया, ठीक है, लोगों दे दिए। उसके बाद ये बचा क्या है इसके पास, तो अपनी बचत का इसके पास 24% ही तो बचा, क्योंकि 100% कोई चीज़ होती है, तो उसमें क्या 76% दे दिया, बचा कितना इसका 24%। तो मुझे पता लगा इसकी बचत है कितनी। अगर बचत इसकी 80 है तो 80 का क्या कर रहा है 24%, जो क्या कर रहा है ये 80 का 24% ये क्या कर रहा है बैंक में जमा कर रहा है। ये तो 9600 के बराबर है, क्योंकि बैंक में कितनी राशि इसने जमा की 9600, तो इसकी ये तो बची। क्योंकि ये क्या कर रहा है वेतन का 80% उसके सेविंग है, और सेविंग का ये क्या कर रहा है 76% ये खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, जो बैंक में जमा कर रहा है वो 24% है। तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। हम अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूँ तुम्हारी इनकम मिल जाएगी। हमें इनकम ही पूछ रहा है हमसे, गणेश का वेतन कितना है। तो हमने देखा क्या 24 से काटा, 24 चौको कितना हो गया 96, ठीक है, 20 चौको 100, 20 पंजे सॉरी 20 चौको 80, 20 पंजे 100, और 4 से 4 खत्म। तुम्हारे पास क्या आ गया, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये इधर 500 चला जाएगा तो कितना हो गया 500। अगर एक की वैल्यू 500 आ गई तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इसका गणेश का वेतन क्या है। तो गणेश का वेतन कितना हुआ, तो गणेश का जो वेतन है वो क्या है 100 हमने माना था, इनकम थी 100। तो भाई 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों तरफ 100 का गुणा किया, तो हमारे पास क्या आ गया 50,000। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है शाहरुख संजय सतीश एक साझेदारी शुरू करते हैं। शाहरुख पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि संजय उतना योगदान देता है जितना शाहरुख और सतीश मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1,30,000 रुपये लाभ होता है तो सतीश को कितना धन प्राप्त होगा। लाभ के लिए एक बात समझना आपको समझाना चाहिए, वो क्या है, लाभ पता किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब कितना निवेश किया और कितने टाइम के लिए किया। अब ये क्या कर 1 वर्ष के अंत में, इसका मतलब है इस साझेदारी जो उनकी समय सही समय के लिए, मतलब एक ही सेम टाइम के लिए चली, तो इसका मतलब हमें ये पता लेना है कि उन्होंने पूंजी किस हिसाब से इन्वेस्ट की, उसी में बचत होगी इनकी, सॉरी लाभ होगा। अब देखिए उससे क्या कह रहा है, शाहरुख पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। 1/3 देखते मुझे समझ में आ गया, मुझे लगा 3 का मल्टीपल है, तो मैंने क्या किया 1/3 देखते मैंने 6 मान ली पूरी पूंजी अपनी तरफ से, ठीक है। हमसे कह रहा है शाहरुख, तो शाहरुख हो गया, ये संजय हो गया और ये सतीश हो गया। तो हमसे कह रहा है शाहरुख पूरी पूंजी की 1/3 योगदान देता है। अगर 6 हमने पूरी पूंजी मानी तो 1/3 कितना हो गया इसका 1/3 2 हो गया। तो मैंने लिया शाहरुख अगर 2 योगदान करता है, ठीक है, मतलब निवेश किया इसने 2, जबकि संजय उतना योगदान देता है जितना शाहरुख और सतीश मिलकर करते हैं। संजय कितना कर रहा है जितना शाहरुख और सतीश मिलकर कर रहे हैं। टोटल हमारा 6 है, 2 इसने कर दिया। मैं अगर इसको सतीश को 1 करवा दूँ तो कितना हो गया 3। तो संजय उतना योगदान कर रहा है जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये दोनों कितना मिलकर कर रहे हैं 3, तो 3 और 3 6 हो गया। ओके हमारी बन गई इक्वेशन। तो मैंने देखा क्या, तो लाभ जो मिल रहा है हमें मिल रहा है कितना 1,30,000 रुपये। तो इसका मतलब ये 6 की वैल्यू है, तो 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1,30,000। हमसे पूछ रहा है सतीश का बताइए, तो सतीश का है कितना 1 यूनिट। तो 6 की अगर 1 है तो 1 की हम निकालेंगे, यहाँ से हमने 6 से गुणा किया, बाकी किया 6 दूनी 12 0 6 पंजे 30, तो वो कितना आ गया हमारा 20,500। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 975 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुरंग को 68 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। बचपन से पढ़ते आइए तुम। हमसे कह रहा है 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक सुरंग को पार करने में 68 सेकंड लेती है। अब देखो कोई ट्रेन कब पार करेगी ये बताइए। जैसे ये सुरंग है, हमारे पास ये सुरंग है, अब ये ट्रेन यहाँ से आई, क्या इसने अभी पार कर लिया, नहीं कर लिया ना। अभी ट्रेन अगर यहाँ पे पहुँच गई है तो क्या इसने अभी पार कर लिया, नहीं कर लिया। ये ट्रेन यहाँ से, और इसका टाइम पता है कैसे स्टार्ट हो गया, इसका टाइम यहाँ से, जब यहाँ से इसने घुसना शुरू किया इसका टाइम स्टार्ट हो गया। और जो ये ट्रेन पता है, ये ट्रेन यहाँ पे निकल जाएगी ये, तब ये सुरंग को पार करेगी। इसका मतलब है कि ये अपनी अपनी डिस्टेंस चलेगी पूरी, क्योंकि ट्रेन अगर यहाँ पे निकल भी आई ना, ये बात समझो आप, अगर ट्रेन अगर यहाँ पे पहुँच गई तब भी तो नहीं इसने पार कर पाई। ये ट्रेन जब भी पार कर पाई जब ट्रेन यहाँ पे पूरी निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये ट्रेन अपनी दूरी कवर करेगी और प्लस सुरंग की दूरी कवर करेगी, ठीक है। अगर इतनी बात समझ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, तो मुझे पता है स्पीड क्या है, हमारी स्पीड क्या दी गई 252 किलोमीटर प्रति घंटा, 252। उसका डिस्टेंस कितनी है 975, तो ये अपनी ट्रेन की लंबाई कवर करेगी। उसके बाद हमसे पूछ रहा है सुरंग की पूछी, तो सुरंग की हमने एक्स मान ली कि डिस्टेंस हो गई। समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है 68 सेकेंड।
ओके। और 252 को क्या है, देखो ये मीटर पर सेकंड में ही है, तो इसको घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 गुणा किया। तो देखा क्या हमने, 18 से काटा इसे मैंने, 18 एकम 18, बचा कितना 7, 18 चौक 72, ठीक है। तो 14×5 कितना हो गया 70। तो 70 गुणा में क्या है, ये 68 ऊपर आ जाएगा, तो 68 इज इक्वल टू क्या है 975 प्लस का x। ओके, इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ हल्का सा। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व आउट किया, तो 0 7 8 56 की 6, बचा कितना 5, 7 6 42, 5 कितना हो गया 47। तो 47 60, अब ये 975 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और एक्स हमने माना इस श्रृंग की दूरी मानी थी, तो ये घटाया हमने, 10 में से 5 गया 5 बचा, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8 बचा, ठीक है। उसके बाद 16, यहाँ 6 बचा, हासिल ली 16, 16 में से 9 गया 7 बचा 3, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3785, ठीक है। यही हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। यही तो हमसे पूछा श्रृंग की लंबाई क्या है, तो श्रृंग की तो हमने एक्स मानी थी, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना हो गया 3785। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 1775 मीटर लंबा ट्रक 133 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 103 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 1675 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उससे कितने सेकंड का समय लेगा। देखो सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, क्या कर रहा है, एक तो 1775 मीटर का लंबा एक ट्रक चल रहा है, ये ट्रक है, ओके। वहीं क्या है, इसी दिशा में एक ट्रेन चल रही है, वो कितनी है, वो है 1675 मीटर की। अब इसकी जो चाल है वो कितनी है 133, इसकी चाल है 103, ट्रेन स्लो चल रही, ट्रक तेज चल रहा है। अब ट्रक पार करेगा, लेकिन ट्रक पार पता कब कर पाएगा, जब ही कर पाएगा जब ट्रेन की दूरी चल लेगा पूरी, उसके बाद अपनी दूरी कवर करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसी दिशा में ही चल रही। अब उसमें क्या देखो सुरंग के केस में क्या है, सुरंग अपनी तरफ वहीं पे है, एक ही जगह पे, वो तो बढ़ने नहीं रही आगे, लेकिन क्या इसमें ट्रेन भी आगे बढ़ रही है। तो होगा क्या कि देखो जो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि देखो 103 की स्पीड से अगर ये जा रही है 133, तो ये पता क्या ये सिर्फ 30 की स्पीड से इसे कवर करेगी। आप समझ रहे, आपका दोस्त 20 की स्पीड से भाग रहा है, आप 15 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो वो 5 की स्पीड से सिर्फ आपसे आगे है ना, तो ठीक है, तो ये घट जाएगी इसकी चाल। तो बस फॉर्मूला हमारा वो सेम ही है, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने देखा क्या, तुम्हारी स्पीड क्या होगी 133 में से 103 घटाए तो कितना बचा 30, उसका डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इन दोनों की ऐड हो जाएगी। तो 1775 1675 कितना हो गया, 16 दूनी 32 3300, और 75 75 हो गया 150, तो ये हो गया 3450। 3450 टाइम हमें निकालना है। अब ये जब मीटर में दिया गया तो इसको भी मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 गुणा कर लिया, तो हमने इसे 6 से काटा, 6 3 18, 6 5 30, ठीक है। 5 से काट लिया इसे, 5 6 30, 5 9 45, उसका जैसे 5 से मैंने फिर काटा तो कितना आ गया 5 एकम 5 19 हो गया, तो 5 3 15, 5 9 45, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो टी बराबर क्या आ गया, टाइम हमारा आ गया 3 9 27, समथिंग रॉन्ग, कुछ तो मिस्टेक हुई, 1 मिनट। तो ये यहाँ पे जो है ना 5 एकम 5, 5 3 15, 5 8 40, ठीक है। अब इसमें 3 का गुणा 8 में किया तो कितना हो गया 3 8 24 की 4, बचा कितना 2, 3 3 9 और 2 11, बचा कितना 1 3 एकम 1 3 4। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ गया, टाइम जो हमारे लगेगा वो कितना लगेगा 414, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ये कितने वर्षों में, ये कितने वर्षों में स्वयं की 50 गुनी होगी। देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कोई राशि है जो 2 गुनी हो जा रही है, 1 से 2 हो जा रही है, और कितने टाइम हो रही है, अगर 1 से 2 हो रही है इसका मतलब ऐसे इंटरेस्ट कितना मिला, 1 ब्याज मिल रहा है, और ये कितने टाइम हो रही है 2.5 साल में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, आप समझिए देखो 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपका पैसा 3 गुना कर दूंगा, आप आए आपने मुझे 100 रुपये दे दिए, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको 300 रुपये दिए, 3 गुना हो गया। लेकिन हुआ क्या कि आपके 100 रुपये है ना, तो आपको जो मैंने अपनी तरफ से दिए ना वो तो 200 रुपये दिए ना, आपके पास 100 तो खुद के थे ना। तो इसी प्रकार ये 1 से 2 हुई, 2 गुनी हुई, तो इसका मतलब इसे ब्याज तो एक ही मिला ना, तो एक मिला कितने 2.5 वर्षों में, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं की 50 गुनी हो जाएगी। तो 1 से 50 गुनी होने में क्या है, 50 गुनी होने के लिए इसे कितने ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 49, ठीक है। अब एक मिल रहा हमें कितने 2.5 साल में, तो 49 का मतलब क्या है, इसमें मैं 2.5 का गुणा कर दूंगा, 2.5 का गुणा किया, ठीक है। तो हम 10 बटाया, 0 आया, 5 दूनी 10, 55 25 काटा, 5 9 45 की 5, बता कितना 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो
45 को मैं 2 से काटा तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 122.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया आपको? किसी को दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए एक कार्य को 138 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 207 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो ए हमसे क्या कह रहा है, 138 दिनों में पूरा कर रहा है। वहीं बी है 207 दिनों में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखिए हमें टोटल वर्क कैसे निकालना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं पता? अब देखिए मुझे ये समझ में आया, 138 207 को देख के मुझे समझ आया कि इसका फैक्टर होगा एक। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने उसे 2 को ऊपर वाले को 2 से गुणा करके देखा है 138 को, तो 2 ने 2 छिंग 12, 2 ने 18, तो मुझे पता लग गया। और 69 7 या 21, 210 होता है 3, तो मुझे पता लगा ये भी कट रहा है 3 बार। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं हम। तो मुझे पता है इसका फैक्टर के लिए, अब देखो 138 पहुँचने के लिए मुझे ज़रूरत क्या पड़ेगी, 69 × 2। ठीक है, लेकिन 207 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या पड़ेगी, तो 69 × 3 होता है 207, तो मुझे 3 की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो एक कॉन्सेप्ट द डे में आपकी वीडियो पड़ी होगी टाइम एंड वर्क की, तो वो आप देख लो, उसको बेसिक मैंने बताया आपको ये कैसे हो रहा था। ठीक है, अब देखिए 69 दूनी होता है 138, बचा कितना 3, तो ये 3 इसकी कार्यक्षमता आ गई। ठीक है, वैसे 69 3 होता है 207, तो बचा कितना 2, तो 2 इसकी कार्यक्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब दोनों फैमिली हमसे कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए भी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और वो एक साथ अगर काम कर रहे हैं, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क पता कैसे निकलता है, अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो टोटल वर्क निकालेगा, इसका इसका निकाल सेम ही आएगा। तो 207 दूनी कितना हो गया, 207 दूनी कितना हो गया 414। और हमसे कह रहे हैं दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 5, तो 5 8 40। ठीक है, 5 दूनी 10, बचा कितना 10 बचा कितना 40, 5 8 40, तो हो गया कितना 82.8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सेमी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए एक टंकी को 852 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 1065 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ए जो है वो 852 मिनट में भर सकता है। ठीक है, वहीं बी है वो बी खाली करने वाला है, वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 10:65। ठीक है, हमसे कह रहा है अगर ये दोनों लग जाएं एक साथ तो खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ना देखो भाई एक कॉमन सेंस कैसे काम करता है मैं बताऊँ। मुझे ना 5 देखते ही इसमें समझ आएगा, मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं 5 का गुणा हुआ होगा। तो मैंने एक बार ट्राई करने के लिए किया, तो मैंने देखा 5 दूनी 10 में भाग करके देखूँ तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 15, तो मुझे लगा 213। तो मैं देखूँ 213 का इससे संबंध नहीं हो रहा, तो हो रहा 213, तो 200 चौकू 800 हो गया और 13 चौकू 52 हो गया। ठीक है, तो मुझे पता लगा ये 4 बार कटा, तो मुझे पता लगा एक फैक्टर हमारा 213 आ गया। तो ये फैक्टर क्या है, एलसी में भी तो आप वैसे ही काटेंगे ना, तो हमें पता लगा 213, 213 गुणा 4 और 213 गुणा 5 हो गया कितना 1065। जब इतना आ गया तो हमारे पास क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, तो मुझे पता लगा 213 चौकू कितना होता है 852, तुम्हारे पास जो एफिशिएंसी की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई 5, तो मुझे पता लगा ये 5 पानी डाल ले रहा है। ठीक है, 5 मिनट में। अब देखिए एक बार में, और ये कह रहा है ये कितना हो गया 213 पंजे कितना हो गया 1065, तो बचा कितना 4, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 4। ठीक है, तो 1 प्रति मिनट ये 5 लीटर पानी डाल रहा है और ये कितना 4 डाल रहा है। हमसे क्या कह रहा है तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए मुझे पता है ये 5 कर रहा है, ये 4 निकाल रहा है, तो बचा कितना एक बार में ही जा रहा है मिनट में। ठीक है, अब देखिए हमारा टोटल जो वर्क बना ना ये वाला, ये क्या है ये मिनट में आ रहा है, क्योंकि हमसे क्या मिनट में दिया गया था 852 मिनट दिए गए, 1065 मिनट दिए गए, तो 213 गुणा 4 गुणा 5, ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया। हमसे क्या कह रहा है 5 डाल रहा है 4 निकाल रहा है, तो इसका मतलब जा कितना 1, लेकिन ये क्या है मिनट में आ रहा है आंसर, हमारा जो आंसर आएगा मिनट में आएगा, हमसे घंटे में पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हमने 60 से भाग किया, तो देखा कि हमने 5 चौक 20, 20 या 60, तो 3 से और काटा मैंने, 3 7 तो 21, 3 एकम 3, तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 71, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 2 बर्तन में 47 लीटर और 59 लीटर घोल की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात जो क्रम से दिया गया कितना दिया गया 23:24 और 34:25 है। अब घोलों को आपस में मिला दिया जाता है, तो अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में बनाया जा सके। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। पता क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है पहला बर्तन में क्या कह रहा है 47 लीटर है,
ठीक है, जिसमें क्या है मिल्क और वाटर का है रेशियो क्या दिया गया, वो दिया गया हमें कितना 23:24। तो 23 और 24 क्या है 47 ही होता है, तो इसका मतलब डायरेक्टली इसने दे दिया हमें। ओके, वहीं दूसरे घोल में क्या कह रहा है, दूसरे बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन जो हमें है उसमें कितना है 59 लीटर, जिसमें हमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया गया, वो दिया गया 34:25। इसका मतलब क्या है 34 और 25 ही 59 होता है। तो मुझे पता लगा ये ना इसकी राइट क्वांटिटी आ गई। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में परिणामी घोल 1:1 में हो जाए। दूध दूध और पानी का अनुपात है वो 1:1 हो जाए। अभी है कितना, तो मैंने देखा अभी जो है हमारे पास मिल्क और वाटर है वो कितना है 23 ये और 34 ये, तो मिल्क कितना हो गया 4 3 7, 3 2 5 57। वही वाटर हमारे पास कितना है 24 ये 25 ये, कितना हो गया 49। हमसे कह रहा है कितना पानी मिलाएं हम कि ये अनुपात 1:1 हो जाए। तो मुझे पता लगा 57 मिल्क है, अगर 57 ही में पानी कर लूँ तो 1:1 ही हो जाएगा, बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि 1:1 होने का मतलब क्या है बराबर होना। तो इसमें मैं कितना मिलाऊँ आप ही बताइए। तो आपने देखा क्या कि कम कितना है, इस 57 में से 49 कम कितना 8। तो अगर इसमें 8 लीटर पानी मिला दूँ तो ये 1:1 में हो जाएंगे। बस यही हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो गया 8। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 1120 में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। इससे 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि लाभ के 17 गुने के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हमसे क्या कह रहा है, देखिए कोई क्रय मिल हुआ, मान लो उसने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है सीपी, उसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर 1120 में बेचता है, एक कंडीशन क्या है 1120 में बेच रहा है वो, ठीक है भाई, क्या है दूसरी कंडीशन क्या है 400 में बेच रहा है। तब क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, देखो अब इनकी तुलना कर रहा है, क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 1120 में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। उसने मान लो 1120 में बेचा और कुछ लाभ अर्जित किया, ठीक है। इसे 400 में रुपये में बेचने पर होने वाली हानि लाभ के 17 गुने के बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, हानि जो हो रही है लाभ, अगर मैंने मान लिया कि उससे जो लाभ हो रहा है 1 का हो रहा है, तो हमसे कह रहा है जो होने वाली हानि, अगर वो 400 में बेचेगा ना तो होने वाली हानि उसके लाभ के 17 गुने के बराबर है। इसका मतलब जो हानि हो रही है उससे कितनी हो रही 17 गुने हो रही। तो हमने मान लिया वो 17 हो गई। अगर एक्स भी लेके चलें आप अपनी सुविधा के लिए, तो मैंने मान लिया चलो इसे 1x की लाभ हो रहा था, अब हानि हो गई कितनी हो गई 17x की हो गई, क्योंकि इसकी लाभ का ही 17 गुना हो रहा है ना हानि, अगर 400 में बेच रहा है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लगी क्या, कि इन दोनों का अंतर है कितना, तो वो कितना है 1120 और 400 का जो डिफरेंट है वो कितना है 0 2, और 11 में से 4 गया 7, तो 72। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंट क्या हुआ, देखो प्लस का प्रॉफिट से क्या हुआ 11 17 हानि हो रही, तो ये कितना हो गया 18। तो 18x की वैल्यू हमें दी गई, तो हमारे पास क्या आ गया 1x कितना आ गया 18 चौको 72 40। तो मुझे पता लगा कि जो इसके, अगर मैं अब यहाँ से मैं सीपी निकाल लूँ, क्योंकि या तो मैं 17x का वैल्यू निकाल लूँ तो 400 में ऐड कर दूंगा, क्योंकि हानि हो रही ना 400 में 17x की हानि हो रही। यहाँ पे क्या कह रहा है 1120 में हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, और कितने का हो रहा था x का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है जो हमारा सीपी था, सीपी होता है क्रय मूल्य होगा, उसी में लाभ जुड़ेगा। तो मुझे पता लगा कि अगर मैं लाभ घटा दूँ ना तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो मैंने 40 माइनस कर दिया, तो मुझे पता लगा कि जो हमारा सीपी था, जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1080। हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तो वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए यदि 10% लाभ कमाना चाहता है। अगर 1080 की चीज़ है और वो 10% लाभ कमाना चाह रहा है तो किस कीमत पर बेचे। तो 1080 की चीज़ को अगर 10% लाभ चाहिए तो क्या 110 डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन जो हमारा आ रहा था वो सीपी निकलवा रहा था उसमें, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो उसने पूछ लिया इसका प्रॉफिट बताइए। तो बस आपके पेपर में भी जो क्वेश्चन घूमेंगे ना ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के घूमेंगे। बाकी आपके क्या है 40 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन या 30 से 32 क्वेश्चन तो आपके पता है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होंगे सारे, जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उनमें से ही आएंगे। ठीक है, बाद बाकी बाकी हल्के हल्के चेंज हुए, जैसे ये थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें 1% आगे बढ़ गया, मतलब 1 पॉइंट आगे बढ़ गया। ठीक है, परसेंटेज निकलवा लिया कितना प्रॉफिट होगा, तो वैसे ही बाकी कोई रॉकेट साइंस आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो भैया प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि इस चैनल ने जिस पर आपने पढ़ा है कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा। देखिए तो यहाँ से मैंने 0 से 0 काटे तो 11 8 88, क्योंकि 0 जब जाएगा नहीं तो 8 बचेगा, 8 आ जाएगा नीचे, 11 कम 11, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बना 1188। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, दो संख्या का महत्तम सामर्थ्यक 19 है और उनके लघुत्तम सामर्थ्यक के अन्य दो भाजक 27 और 29 हैं। देखो मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका, जैसे मान लो आपके पास 20 और 25 है, इसको मैं 5 से भाग करा रहा हूँ, सॉरी 5 से हैं, तो आपने क्या किया एलसीएम निकालने के लिए 5 से किया, तो 5 चौक 20 5 25, तो आपका जो
आपका जो HCF आया, HCF कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन अब LCM निकालेंगे तो क्या है, LCM हमारे पास, अब देखो इन दोनों में से कुछ मैंने है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 पंजे 100। वहीं क्या है, अब देखो LCM के दो भाजक तो ये हैं, HCF के बाद के दो भाजक तो ये बचे 4 और 5। अब मुझसे ये क्या है, अब आपसे पूछे कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है छोटी संख्या कौन सी होगी, जो छोटा भाजक होगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। हमसे पूछे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 25 हो जाएगा। भाई इसी केस में हमसे कह रहा है हमें दो भाजक दिए गए, HCF तो आ गया, कितना आ गया, HCF हमारा 19 है, उसके बाद भाजक दो कितने हैं, 27 और 29। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका गुणा होगा, तो 19 का इसमें गुणा किया, तो 19 निम्मा कितना होता है, 171, बचा कितना, 70 है। और 19 दूनी 38, 38 और 17 कितना हो गया, 38 और 7 कितना हो गया, 45, और 10 कितना हो गया, 55। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 551। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हमसे दिया गया है सभी 3 अंकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब देखिए पहली बात ये देता है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या है, वो ये है। अब पहली ऐसी कौन सी संख्या होगी, हमसे पूछा सभी 3 अंकों की संख्या बताना है, तो पहली ऐसी संख्या कौन सी होगी जो उसे हम 11 से विभाजित करें और शेषफल 5 छोड़ें। तो मुझे पता लगा 11 से 11 99 होता है, और 99 अगर मैं 5 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, तो 104। तो पहली संख्या 104 ऐसी आई, अगर मैं इसे 11 से काटूंगा तो शेषफल हमारा 5 आएगा, और ये 3 अंकों के भी है। और हमें ये ज्ञात, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगी संख्या, तो अगली संख्या जो हमसे होगी ना हमारी मिलेगी, वो भी 11 के गैप पे होगी। तो 104 में अगर मैं 11 जोड़ा कितना हो गया, 115। अब देखो इसे अगर मैं काटूँ तो 11 ढाई 110 हो गया, बचा कितना 5, तो 5 शेषफल हो गया। ऐसे ही बढ़ेंगे, अगली क्या होगी, 126 हो जाएगी। उसके बाद अंतिम पद हमें निकालना है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होती है कितनी, 3 अंकों की संख्या वो होती 999। अगर मैं इसे काटूंगा तो 11 99 99 तो कट गया, बचा कितना 9, तो शेषफल 9 आ, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसमें अगर 4 घटा दूँ तो हमारा आंसर क्या हो गया, 995। तो अंतिम संख्या जो होगी ना, सबसे बड़ी संख्या जो होगी 3 अंकों की, जिसे हम 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आएगा, क्योंकि 9 से 90 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा 5 ही। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना, हमसे कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। अब देखो योग के दो फॉर्मूला होते हैं, एक क्या है, SN होता है क्या, N/2 प्लस का लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिए गए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो क्या निकालना, तो SN बराबर होता है सम ऑफ n नंबर क्या होता है, N/2 2a प्लस, और जो चीज़ आपको नहीं पता वो नोट करते हुए चलें, माइनस का d। ओके, तो ये हो गई। अब क्या है, अब मुझे पता है हमें तो दिया गया है ना हमारे पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तो हम ये वाला फॉर्मूला है क्यों ये वाला बड़ा लगाएंगे। लेकिन क्या है इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अभी हमारे पास n नहीं है। n का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या निकालते हैं, तो वो हम Tn निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं। तो वो क्या है, फॉर्मूला हमारा है लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंट प्लस का 1। अब देखिए डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है इन दोनों का, देखो समानता श्रेणी बढ़ रही है क्योंकि 11 11 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास d कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखिए तो हमने Tn निकालने के लिए क्या किया, तो यहाँ से हमारा Tn आ जाएगा, लास्ट टर्म क्या है 995, तो 995 माइनस का फर्स्ट टर्म कितना दिया गया 104, डिफरेंट कितना है 11 का, प्लस का 1। अब देखिए तो मैंने यहाँ से घटाया, 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, इसको मैं 11 से काटूंगा प्लस का 1, तो 11 8 88, 11 कम 11, तो हमारे पास 81 प्लस 1 कितना हो गया 82। तो हमारे पास जो टोटल टर्म आ गए कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 82 हो गए। तो n हमारा यहाँ से कितना मिल गया, n हमारे पास आ गया कितना 82। अगर हमारे पास n 82 आ गया तो फिर क्या, आप तो फॉर्मूला हम रख ही लेंगे। तो हमने देखा कि इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए तो हमने फॉर्मूला देखा, तो n/2 मतलब क्या है 82/2, लास्ट टर्म कितना है 995 प्लस का कितना है 104, क्योंकि हमें योग याद करना है इन सभी संख्याओं का। तो यहाँ से हमने 2 से काटा, कितना हो गया 41 इंटू, तो 995 और 104 जोड़ा कितना हो गया 4 5 9 9 9 1 10, तो कितना हो गया, ठीक है इनका कितना हो गया 1099। ओके, अब देखिए अब मुझे इसका टेबल नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है क्या, मुझे ये पता है कि 41, इसको 1099 को मैं 1100 माइनस 1 तो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत। लेकिन मुझे 41 का पता है, तो मैंने क्या किया, 11 गुणा किया, 11 कम 11 बचा कितना 1, 11 चौक 44 1 45। ओके, 2 जीरो, माइनस का कितना हो गया 41 से कम 41। तो मैंने जब घटाया तो क्या देखा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से गया 9, और 9 में से 4 गया 5,
4 बचा, ठीक है, 1 बचेगा ना, 1 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 0 रह गया 0, 5 4, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 45059, ठीक है, यही हमें ऑप्शन में दिया गया आपका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 45059, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया है एक व्यापारी क्रम से 27% और 28% की 2 क्रमिक छूट के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,800 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो छूट हमें मिलती है ना, एक बात याद रखना, छूट जो होती है हमेशा मार्क प्राइस पे होती है, मतलब अंकित मूल्य पे होती है। तो हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो हम ठीक है निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो होता है अगर मार्क प्राइस पे जो अंकित मूल्य होता है उस पर अगर छूट हटा दूँ तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो मैंने देखा मार्क प्राइस हमारा है कितना 21,800, इस पर पहली छूट कितनी मिल रही है हमें 27% की, 27% की मतलब छूट हो रही है, 100 में 27 गया कितना बचा 73%, ओके बटे 100। उसके बाद 28%, 28 कितना हो गया 72 बचा, हमारे पास कितना बचा 72 बटे 100, ओके। ये हमारा जो आएगा वो क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य पे अगर मैं डिस्काउंट निकाल दूँ, छूट निकाल दूँ तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व आउट करने के लिए मुझे पता है कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, क्योंकि देखो 73 क्या है, 73 जो है एक प्राइम नंबर है, तो मुझे 73 का गुणा करने पड़ेगा। लेकिन क्या है मैंने ना जब मुझे 72 दिखाई दिया तो मुझे दिमाग में एक बत्ती जली, वो क्या जली 9 गुणा 8 होता है 9 × 72, ठीक है, और 9 × 72 है तो हमारे पास 2 डिविजल टूल आया, एक आया 9 का, एक 8 का है। 8 का डिविजल टूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या कट जाएगी, लेकिन ये तो क्या 8 अंतिम 3 अंक इनके सबके सेम है। लेकिन मैं चेक करूँगा कि संख्या ऐसा तो नहीं 9 से कट रही हो, 9 से कटने का डिविजल टूल ये क्या कहता है 9 का विभाज्यता नियम में कहता है अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब इसमें देखो एक चीज़ और समझो, आपको शायद वहाँ पे दिक्कत आती हो, पता क्या, जैसे मैंने आपको दिया गया 18 दिया, आपको लग रहा होगा जैसे मान लो नीचे 4 हैं, अब ये क्या कहे 9 का डिविजल टूल कहता है कि आपको लग रहा होगा कि अगर मैं मान लो 4 से काट रहा हूँ ये संख्या फिर 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। देखो अगर मैंने 4 से काटा तो 4 चौक 16, बचा कितना 2, तो दशमलव आएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो देखिए इनका डिविजल टूल अगर 9 से ये संख्या कट रही है तो 8 1 9 हो रहा है, तो ये भी 4 5 9 हो रहा है, ठीक है, बशर्ते बस ये है कि इसका एक कोई फैक्टर से नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या 0 0 आया तो मुझे पता है अगर ऊपर 9 आया तो इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा ना इसमें वो 9 का डिविजल टूल लगेगा किसी ना किसी में, ठीक है, तो आंसर में भी गुणा होगा। तो हमने चेक किए, तो हमने चेक करने बैठे तो देखा क्या, पहले हमने देखा कितना बन रहा 1 1 2 2 4 6 6 5 11 11 8 कितना हो गया 11 8 19 19 8 कितना हो गया 27, साथ ही संख्या 9 से कट रही है। अब मैंने दूसरा ऑप्शन देखा तो कितना हो गया 4 4 8 1 9, और देखो जहाँ तक 9 हो जाए वहाँ वो भी हटा सकते हैं अलग, लेकिन आप जोड़ना चाहें जोड़ लें। 9 9 5 14, 14 और 8 कितना हो गया 14 और 8 हो गया 22, 22 और 8 होता 30, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी क्योंकि 30 9 से नहीं कटता तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। उसका 3 1 4 4 8 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया 13 और 8 21, 21 और 8 कितना हो गया 29, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। उसका 2 1 3 3 और 4 7 7 5 12 12 और 8 20 8 28, तो 28 भी 9 से नहीं कटा, ये संख्या भी 9 से कटी। तो हमें पता लगा इस कैलकुलेशन से हम बचने के लिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इतना दिमाग आपको लगाना है, और देखो एग्जामिनर हमसे नहीं चाह रहा था इस क्वेश्चन को कि हम इसको सॉल्व करें, कि हम इसको गुणा करते फिरें, समझ रहे हो, जब एग्जामिनर नहीं चाह रहा तो हम क्यों करेंगे। तो भैया एग्जामिनर भी क्योंकि उसे भी पता है ना कि गुणा करना ईजिली नहीं होता है, वो भी कुछ ना कुछ हमें हिंट देगा जिससे हमारा आंसर तक हम आसानी से पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं, तो आपका आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इसको सॉल्व आउट करने क्या है, मुझे पता है अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो 0.007 एक को देख लिया, बाद बाकी आप समझ जाएंगे 0.01। अब होता क्या है, देखो दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद है, तो 1 अंक बाद हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा, तुम्हारे पास आगे आने 0 के मतलब नहीं, तुम्हारे पास बचा कितना 7/10, समझ गए। तो हमारे इसका मतलब क्या होगा 7/10। ऐसे ही देखिए क्या है नेक्स्ट क्या होगा, तो हमारा आएगा इससे आगे कितना 7/10 वहीं प्लस, और यहाँ पे क्या होगा देखो 3 है तो कितना है 8 बचे 8 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या है इसका 0 बढ़ जाएगा, ओके माइनस। अब देखिए यहाँ पे कितना दिएगा 3, 3 अंक बाद दशमलव है तो कितना आ जाएगा 0 कितने आएंगे 3 0 आ जाएंगे, और अपॉन में x आ जाएगा क्योंकि क्या है भाग में दिया गया गुणा में आ जाएगा x बराबर क्या है 8/10, कि दशमलव हटाया 0 बढ़ाया नीचे, ओके। 4 से काटा 2 बार, तो हमारे पास क्या आ गया 7/10 प्लस का कितना आ गया 2/10 माइनस का 3/1000 इंटू एक्स,
बराबर 8/10। अब देखिए मैंने क्या किया, 7/10 प्लस के 2 कितना हो गया, 9/10। ओके, माइनस का 8/10, अगर ये प्लस का 8/10 है, इधर आएगा कितना होगा, माइनस का हो जाएगा, तो 8/10। ये इधर का माइनस इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/1000 इंटू एक्स। ओके, मुझे पता है 8 में देखो इसका जो वो आएगा एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, उतर आएगा तो ऊपर एलसीएम का उतर जाएगी, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1/10 बराबर 3/1000 इंटू एक्स। तो 10 से 10 खत्म हो गया, एक्स आएगा, इधर आ जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 3/100। तो हमारा क्या बना, 2 अंक बाद आएगा, तो 0.3, ये हमारा आंसर हो गया। तो 0.3 ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 24,300 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अभी एक बात बताइए मुझे आप अपनी कॉमन सेंस एक बात बताइए, अपनी नॉलेज के हिसाब से, कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक बार क्या कर रहा है, 15% की पहले तो हानि बेच रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, 15% के लाभ पे बेच रहा है उसी पैसे को। तो देखो ऐसी कंडीशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी, पहली बात तो लॉस आएगा, तो ये लाभ वाली तो 2 ऑप्शन खत्म ही हो जाने हैं। ठीक है, अब देखो हानि हो कैसे नहीं, मैं तुम्हें बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ मैं आपको। देखो जैसे मैंने 100 रुपये लिए, मैंने क्या किया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 20% में बढ़ा दिए, मैंने प्रॉफिट ले लिया इससे 20% का, हुआ क्या, 120 हो गया। अब क्या कह रहा है, इस पर मैं 20% में, अगर मैं इससे कम में बेच रहा हूँ, तो 20% का मतलब पता क्या हुआ। अब देखिए होता क्या है, समझना ध्यान से, कि यहाँ पे कंफ्यूज होता है, लोगों को लगता है हानि होती कैसे। देखो 100 + 20 बढ़े, अब क्या हुआ, अगर मैं इस पर 20% पे हानि करूँगा तो क्या होगा, 20% कम हो गए। अब देखो 20% कम होने का मतलब क्या है, कि ये 20 तो कम हो ही जाने हैं, क्योंकि 20% कम हो गए, लेकिन होता क्या है, 120 पे कम होंगे, पहले 100 पे ही बढ़े थे। आप समझ रहे, तो क्या होगा, ये ऐसे टुकड़ों में टूटता है। देखो और डिटेल में बताऊँ मैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखा है काफ़ी बच्चों के यहाँ पे बहुत डाउट रहता है, तो आज का कॉन्सेप्ट आपको मैं ये क्लियर करता हूँ। देखो 100 से बढ़ के क्या हो गया, 120 हो गया, तो इसका मतलब है 100 20% इंक्रीज़ हुआ तो 120 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 100 + 20। ओके, अब क्या हुआ, अगर 20% में कम कर रहा हूँ इसका, तो क्या हुआ, 80% हुआ। अब क्या होता है, देखो 100 का तो 80% होगा, जब मैं इसको 100 को निकालूंगा, तो 100 गुणा 80/100, तो ये जो रुपये बचेगा वो तो 80 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस 20 पे भी तो कम होगा, तो जो 20 पे कम हुआ हमारा कितना, 8×2 = 16, समझ गए। तो ये कितना हुआ, तो ये कितना बना, 16, तो हमारे पास कितना आ गया, 96। जबकि क्या है, 100 था हमारे पास, 100 से हमने 120 बढ़ाया, लेकिन जब हमारा 20% जो हमने कम किया तो हमारे पास 96 आ गया। इसका मतलब हमें कम हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, समझ गए। जैसे आपको कोई चीज़ हमने बढ़ाई 100 से 120 की, अब क्या हुआ, जब कम होगा ना, जब परसेंटेज कम हुआ 20, अब 20% कम हुआ, जैसे वैसे तो 100 पे ही बढ़ा था, लेकिन आपको क्या, अब तो 120 पे कम होगा, तो 20 तो वो जो बढ़ा था वो तो 20 चले ही जाएंगे 100 वाले, लेकिन एक 20 पे और 20 कम होगा, तो इसलिए वो फिर कम हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि चलो पहले बढ़ाया, अगर कम करेंगे तो कम वाले में भी होता है, पता क्या है, जैसे मान लो 100 से क्या हुआ, 20% कम किया तो 80 हो गया। अब मैं इसे 80 पे बढ़ाऊँ, अब वहाँ यहाँ पे बता 100 पे कम हुआ था, अगर मैं 80 पे 20% बढ़ाऊँगा तो 12×8 = 96, तो 96, तब भी 100 से 94 तक पहुँचा, तब भी 4% की हमारे पास कमी हुई। पता क्यों, क्योंकि पता 80 हमने कम कर दी, अब जो बढ़ रहा है हमारा, जबकि हमने घटाया तो 100 पे था, लेकिन अब बढ़ रहा है सिर्फ 20 पे ही, सॉरी 80 पे ही बढ़ रहा है। जहाँ 100 पे हमने 20 घटाए, अब 80 पे सिर्फ 20 बढ़ रहे हैं, तो वो तो कम ही बढ़ पाएगा ना, समझे। इसलिए हमेशा हानि होगी इस पर, जब भी सेम परसेंटेज होगा तो हानि होगी। तो यहाँ से मुझे पता लगा, अगर हानि है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने लाभ वाले तो ऑप्शन काट दिए। अब मैंने क्या निकाला, हमसे कह रहा 24,300 में एक वस्तु खरीदी, 15% हानि पर बेची, इसका मतलब 85 में बेच दी इसने। उसके बाद क्या कर रहा है, उस पैसे से इसने एक और वस्तु ये पैसा हमारे पास आ गया, ठीक, हानि वाला। उसने क्या किया, इस पैसे पे एक वस्तु खरीदी, उसने कुछ दूसरी चीज़ खरीदी, उसको क्या कर रहा है, 15% लाभ पे बेच रहा है, तो इसका मतलब इस पैसे पे 1/100 पे कर रहा है। ओके, तो पूछ रहा है हमसे कि जो हानि हुई है, हानि या लाभ हुआ कितने रुपए में हुआ, रुपये में। अब मुझे पता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मुझे पता है, देखो कैलकुलेशन करने बैठ गए तो 85,000 गुणा करना पड़ेगा, और 115 को मतलब अगर 5 से तोड़ लोगे तो 23 हो जाएगा, लेकिन गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 85 को 17 बना लोगे, इतना कर लोगे आप। लेकिन देखिए मुझे पता क्या लगा, मुझे ना 343 देखते मुझे समझ आया, पता क्या है, ये ना 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, जब इसमें 3 का मल्टीपल है, ठीक है, ओके, तो इसमें 3 का मल्टीपल है और 9 का भी है, ठीक है, तो मैं 9 का लिमिट रूल चेक कर लेंगे या 3 का कर लें, एक ही बात है।
तो देखो मैंने देखा क्या, पहले ऑप्शन देखा तो 4 5 9, 9 6 15, 15 और 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 5 20 7 27। तो यहाँ ये तो 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। मैंने ये दूसरा ऑप्शन चेक किया तो देखा क्या, 5 5 10, 10 6 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। तो 28 तो 9 से नहीं कट रहा ना 3 से कट रहा, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, तो वही है कि लंबी लंबी कैलकुलेशन से हम ऐसे बचेंगे, और वही है कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रखेंगे ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तभी कर पाएंगे आप। और वो तब होगा आपके जब इस टाइप के आप क्वेश्चन बार बार लगा चुके होंगे पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22 66 61 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। देखो 16 का डिविजन टूल क्या कहता है, 16 होता है क्या, 16 होता है 2 की पावर 4। अगर अंतिम 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो दैट मीन्स वो संख्या भी 16 से कट रही है। तो अंतिम 4 अंक इसके हैं कितने, वो हैं 6 6 6 1। अब मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर 16 से मैं काट रहा हूँ, देखो मैंने 16 से काटा, 16 चौकू 64, बचा कितना 2 26 हो गया। तो 16 एकम 16 या 16 छक्का 96। देखो 16 16 चौकू 64, वो कितना आ गया 26। तो 16 एकम 16 बचा कितना 10, 101 हो गया। तो 16 16 छक्का 96 बचा कितना 5, तो 5 बच रहा है। अगर मैं ये 5 घटा दूँ तो ये संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमसे पूछा कितने घटाएं तो संख्या 16 से विभाजित हो जाए, नहीं समझे। देखो अगर जैसे मान लो 14 है, 14 को मैं 4 से विभाजित कर रहा हूँ, अब मैं पूछा इसमें क्या घटाऊँ कि संख्या 14 से 4 से विभाजित हो जाए। तो मैंने देखा 4 3 12 है, बचे कितना रहा, रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है 2। अगर मैं ये 2 ही घटा देता तो संख्या नहीं 4 से विभाजित हो जाती। 14 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ गया 12, तो ये संख्या कट जाएगी। तो वही जो रिमाइंडर बच रहा है वही हम घटा देंगे, शेष पर जो बच रहा है तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या आपका आंसर कितना हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको इस श्रेणी बता चुकी है, तो इसका डायरेक्ट कैसे निकलेगा। देखो 12/11 देखते ही आप समझ आ गए, 11 में से 1 गया कितना हो गया 12/10। 12/10 का मतलब क्या है, 2 से काटा 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। तो आंसर आपका क्या हो गया 6/5, एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं। ठीक है, बट आपको नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। डिटेल क्या कहता है, डिटेल इसका ये कहता है गुरुत्व श्रेणी का। और जीपी क्लास मैंने आपको लगा रखी है, अगर किसी को जीपी में दिक्कत आ रही है तो आप कॉन्सेप्ट दैट डे जाएंगे, प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आपको जीपी क्लास मिल जाएगी। काफ़ी मैंने आपको बेसिक से पढ़ाई है बिल्कुल भी। अब देखिए ए दिया क्या है, ए होता है प्रथम पद, वो कितना है 12/11। हमसे जो फार्मूला पूछा है, हमसे क्या कह रहा है एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, गुरुत्व श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सम का फार्मूला क्या है, तो एस एन बराबर होता है ए 1 - आर की पावर एन अपॉन में क्या है 1 - आर। आर क्या होता है, आर होता है सारवनुपात। तो सारवनुपात होता है क्या, आर होता है रेशियो, क्या होता है कि दो संख्या के बीच, सारवनुपात होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकंड दूसरा पद क्या है 12/121, फर्स्ट टर्म क्या है 12/11। तो 12 से 12 कट जाएगा क्योंकि पलट जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा ना, 12/121 इंटू में क्या आ जाएगा 11/12, इंटू में क्या है 11/12। ओके, तो होगा क्या 12 से 12 कट जाएगा, 11 11 में 121, तो कितना आएगा 1/11। तो हमारा यहाँ से आर कितना आ गया, आर आ गया 1/11 हमारा। जब आपका आर 1/11 है, इसका मतलब ये आर कितना है 1 से छोटा है, तो आर हमारा कितना हो गया 1/11। तो ये जो फार्मूला आपका लगता है, ये जब लगता है जब आर जो होता है सारवनुपात जो होता है 1 से छोटा हो। अगर 1 से बड़ा होगा तब फार्मूला क्या लगता है, तब फार्मूला लगता है हमारा, नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो 1 आर की पावर एन -1, मतलब ये पलट जाता है R-1 हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, ये जब होता है जब हमारा आर बड़ा हो 1 से। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए तो हमारे पास आर आ गया, एन टर्म को हम निकालना है, तो हमने निकाला क्या, देखिए तो ए कितना है 12/11, 1 - आर कितना दिया गया 1/11, 1/11 की पावर एन। ठीक है, तो 1 - आर, आर का है कितना, आर है 1/11। अब देखिए 1/11 है, अब 11 एकम 11 है, बचा कितना 10/11। ओके, इतना ही आ जाएगा ना। जब इतना आ गया, नीचे कितना आ गया 10/11। अब ये पलट जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या 12/10 ही बचेगा। अब इसमें क्या आएगा 1 - 1/11 पावर एन। ओके, तो 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, तुम्हारा यही आंसर आ गया। और ये डायरेक्ट सोचना कैसे, जब आपको फ्रैक्शन आपको ये दी गई है, सीरीज दी गई हुई है। ठीक है, और इसका डिफरेंट है क्या आ गया, जैसे नीचे 11 11, ठीक है, तो हमारा 1/11 आ गया। तो मुझे पता है कि 11 में से 1 जाएगा तो घट ही जाएगा, 10 ही रह जाएगा। तो इसलिए 12/10 हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता है एंड में तो यही होने वाला है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया गया, हमें दिया गया है 2009 में बेची गई ब्रांड जेड की टी शर्ट, ब्रांड बाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना % है। 2009 में जेड है कितनी, 2009 में जेड कितनी की 760। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है
2009 में बेची गई ब्रांड जेड की टी शर्ट, ब्रांड बाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। बाई की कुल बिक्री निकालनी, तो बाई कुल बिक्री कितनी है, देखो बाई की यहाँ कितनी है 1140, दिख तो रहा होगा आपको ठीक से। 2007 में कितनी है बाई की, वो है 1010। 2008 में कितनी है 1070, बीच वाला है आपका बाई, ठीक है, ये वाला आपका बाई है, तो कितना हो गया 1070। उसके बाद बाई कितना है 2009 में कितना है 1100, तो हमने 11 ऐड किया तो कितना हो गया 0, 7 1 8 4 12 2 हाथ से लगी 1 2 1 3 और 4 43, तो मुझे पता लगा 4320। अगर बाई 4320 आएगा कुल बिक्री, हमसे कह रहा है 2009 में जेड की टी शर्ट है कितनी 760, बाई की टी शर्ट की कुल बिक्री कितना परसेंट है, तो कुल बिक्री कितना परसेंट है निकाल लेंगे हम। तो हमने देखा क्या, हमसे कह रहा है 760 जो है वो 4320 का कितना परसेंट है, ओके 4320 का कितना परसेंट है इंटू 100, तो हमने देखा 0 से 0 खत्म, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 7600 बटे 432। अब देखिए ये 2 बार जाएगा 432 दूनी, अगर ऊपर अगर पता ऊपर अगर 864 से जाना होता तो ये 20 बार चला जाता, वरना ये कम ही रहेगा। और देखो सारे ऑप्शन जो हमने देखा ना, हमने ऑप्शन देखे ये कितना है 27, ये कितना है 56, ये कितना है 34, तो मुझे पता है जब 20 ही नहीं हो रहा तो ये होंगे क्या, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है 70.49%, ये हमारा आंसर हो गया। आप नहीं समझे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं 36 ले लूँ, यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 60 और इसको ले लिया 43, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 बार तभी कटेगा ना, जब ये 43 दूनी कितना होता है 86, तो 86 से अगर बड़ा हुआ तभी 2 बार कटेगा, ये तो 36 कम ही है, तो ये 1 बार के अंदर ही रह जाएगा ना। तो यहाँ से मुझे पता है 2 बार नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 10-20 से ऊपर नहीं जाएगा, कम ही रह जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शन दूर दूर थे तो हमने ऑप्शन से देख लिया। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है, ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है। अब देखिए एक्स के आधे, एक्स है कितना, देखो एक्स दिया कितना, यहाँ पे दिया गया कितना हमें 1110, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना दिया 2007 में है एक्स कितना है 1070, वहीं क्या है 2008 में कितना है 890, वहीं क्या है 2009 में कितना है 900, तो कितना है 900, तो 0 9 7 16, 16 1 17 यहाँ से लगी 1 2 8 2 10 और 9 19 यहाँ से लगी 1, तो 2 2 2 1 3, तो 3970 तो हो गया एक्स का। हमसे कह रहा है इसके आधे, तो आधे इसका मैं करूँगा तो कितना हो गया 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16, तो कितना हो गया 1985 तो हो गया एक्स, ओके। हमसे कह रहा है ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर क्या दीजिए। अब जेड का भी हमें कुल निकालना है, तो जेड की हमने क्या करी, जेड का ऐड कर लेंगे, तो हमने देखा जेड कितना है, जेड दिया गया हमें 860, तो ये है तो 860, ओके। उसके बाद कितना है जेड है 900, 900 यहाँ पे है, उसके बाद कितना है 980 है यहाँ पे 980, उसके बाद कितना है 760 है, तो 760, तो हमने ऐड की कितनी हुई, बस ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, जोड़ना घटाना है। 0 8 से 14 6 20 की 0 बचा कितना 2, तो 8 2 10 और 9 19, 19 और 9 38, 38 और 7 कितना हो गया, 38 और 7 कितना हो गया 45, ये हो गया ना। 0 8 से 14, 14 से 20 की 0 हंसी लगी 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 7 35, 35 हुआ ना, तो ये कितना हो गया 35 हो गया, ओके। मुझसे कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो इसका आधा कर लिया हमने एक्स का, और जेड के इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो हमने घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, उसके बाद 9 में से 8 गया 1 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा, और ये 2 में से गया 1, तो 1515, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट की बिक्री में कितने परसेंट की कमी आई। तो क्या कह रहा है 2007 की तुलना में, 2007 की तुलना में एक्स, 2007 में एक्स है कितना, एक्स था कितना 1070, और 2009 में, तो 2009 में एक्स कितना है वो है 900, तो हमारा क्या है 1070 से 900 पहुँच गया, इसका मतलब कमी कितनी आई, तो कमी तो आई, वो कितनी आई 170 रुपये की। तो हमसे पूछा परसेंटेज में कितनी कमी आई, तो 1070 पे ही तो आई ना, कि इससे कम हुआ, तो हमने परसेंटेज निकाला 0, तो देखा क्या 1 0 से 0 खत्म, तो कितना आ गया 1700 बटे 107। अब देखिए मैंने काटा इसको, 107 एकम 107 हो गया, तो बचा कितना 170 में से 107 गया तो 63 बचा, 630 हो गया। तो मुझे पता है 630, तो ये 6 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 630 होने के लिए
ये जो होगा ना, अगर 6 बार जाएगा तो 642, ये 642 होता। अगर 642 ऊपर होता, अच्छा 6 बार करता है, इसका मतलब 15 5 बार जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 15 दशमलव कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, क्या है, 15.88। समझ गए? तो इसलिए हमें ऑप्शन से भी टेकल करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, वर्ष 2017 में कंपनी ए द्वारा उत्पादित कारों की संख्या 2020 में कंपनी बी द्वारा उत्पादित कारों की संख्या का कितना % है? तो बस 2017 में कंपनी ए, 2017 में कंपनी ए का कितना है, 125, तो 125 हो गया। वही क्या कह रहा है, 2020 में कंपनी बी द्वारा, बी का है कितना, 150। तो हमसे पूछ रहा है वर्ष 2017 में कंपनी ए द्वारा उत्पादित कारों की संख्या वर्ष 2020 में बी द्वारा उत्पादित कारों की संख्या कितना % है? तो 125 150 कितना % ये पूछ रहा है, तो परसेंट निकाल लेंगे हम। तो 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया, 250 हो गया। 250 बटे 3, 3 से काट 3 × 8 = 24, एक बचा, 3 × 9, तो ये आ गया आपका 83.33। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया, दिए गए वर्षों में कंपनी बी द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, हमें बी के सारी कारें याद मतलब ऐड करनी है। तो देखिए 140 130 कितना हो गया, 270, ठीक है। उसके बाद 135 और 155 कितना हो गया, 135 35 में अगर मैं 55 में 5 जोड़ूंगा 60 हो गया, 60 और 30 कितना हो गया, 90, तो ये हो गया 290। ओके। और 160 और 150 कितना, 50 दूनी 300, 310 हो गया ये। तो हमने ऐड कर लिया, कितना है, 0, 9 1 10 की 0, हाँ 9 1 10 और 7 17, बचा कितना, 1, तो 2 2 4 3 7 1 8, तो कितना आ गया, 870। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए? तरह क्या कह रहा है, हाँ कॉलेजों में शिक्षण जो है शिक्षण शुल्क निःशुल्क होना चाहिए। क्या कह रहा है, हाँ कॉलेजों में शिक्षण शुल्क नहीं होने पर कम आय वाले अधिक छात्र स्नातक तक पढ़ाई कर लेंगे। मतलब भैया कि अगर शिक्षण जो शुल्क होगा निःशुल्क होगा, तो भैया कि जिनके पास पैसे नहीं है तो वो पढ़ सकते हैं स्नातक तक, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं, अधिक छात्र शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, तो ये कोई बात है, अच्छी बात है, ये तो प्रार्थना देते हैं, तो ये तो गलत है। दूसरा आपका एक सही है पहला, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, कथन कह रहा है प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। डिस्कस का कह रहा है 1 लीटर पानी पीना बच्चों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों को गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए, तो गर्मी कोई बात हुई नहीं, तो हम डिस्कस पर पहुँचेंगे भी नहीं, तो दूसरा तो गलती हो गया आपका, ठीक है। पहला कह रहा है 1 लीटर पानी पीना बच्चों के लिए अच्छा होता है, कथन में भी कह रहा है प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तो दैट मीन्स अच्छा होता तभी तो कह रहा है, तो हाँ पहला सही है, तो आपका एक आंसर करता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कह रहा है, आज शुक्रवार है तो 100 दिन पहले क्या था? अब आज शुक्रवार है, टुडे टुडे इज फ्राइडे, तो 100 दिन पहले क्या था? तो हम क्या करेंगे, और डे निकाल लेंगे, तो 100 का हमने 7 से भाग किया, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 3, 14 7 98 होता है ना, तो 2 बचे और डे, तो हमारे पास 2 और डे अगर हैं तो 2 दिन हम पहले क्या होगा, तो हम 2 पीछे चले जाएंगे, तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार, तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 42, पी का अर्थ क्या दिया गया है, पी का अर्थ दिया गया क्या, पी मीन्स डिवाइड बाई 7, क्यू का अर्थ क्या दिया, क्यू का मल्टीप्लाई इंटू, उसके बाद 5, आर का अर्थ क्या दिया गया, अर्थ क्या दिया ऐड प्लस का 2, उसके बाद क्या है, एस का अर्थ क्या दिया गया हमें, एस मीन्स सब्ट्रैक्ट, तो माइनस के 34, सॉर्ट आउट करना है, तो हमने क्या 7×42 गुणा 5 प्लस के 2, 56 30 और 2 कितना हो गया, 32, 32 माइनस के कितने बाहर हैं, 34, तो आंसर क्या आ गया आपका -2। ऑप्शन नहीं है लेकिन आपका आंसर -2 ही होगा, ठीक है। शायद आपके एग्जाम में भी शायद प्रॉब्लम थी, ये एरर था शायद, बट नहीं होगा, शायद मेरी टाइपिंग में हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अगला पद क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, पता क्या है, नॉर्मल सी सीरीज बन रही है, वो क्या है, आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने ना ये उतार दिया, मतलब शुरू के 3 अक्षर गायब कर दिए अल्फ़ाबेट, और 3 पीछे गायब कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, ये तो देखो है ही सेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 2 ऐड कर रहा है, ऐड पता है कौन से कर रहा है, इसकी सीरीज़ के जो आगे वाले आ रहे हैं, देखो इसमें यहाँ पे HR ऐड कर दिया इसने, और इसमें क्या कर दिया, OM ऐड कर दिया, देखो ये दो दो ऐड कर दी। अब यार क्या क्या फिर 3 गायब कर दिए इसने, तो हमारे पास क्या बचा, MO ही बचा। हमारे पास MO है तो मुझे पता है 3 ऐड किए, अब यार 2 ऐड फिर करना पड़ेगा, तो ऐड कौन से करेगा, ये स्टार्टिंग वाले करेगा 2 2, तो कौन कौन ऐड करेगा, ये RO कर लेगा इधर ऐड, इसके पीछे क्या SO कर लेगा, तो क्या आ गया RO SO, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, RO MO SO, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नो को 71 लिखता है तो क्रू को क्या लिखा है, देखो स्नो है, स्नो को क्या लिखता है 71, तो मैंने स्नो को देखा क्या, एस होता है कितने पे, 19 पे, एन कितने पे होता है 14 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे,
डब्ल्यू कितने बता 23 पे, मैं ऐड करूँगा शायद देखो 71 बन रहा है, देखेंगे तो मैंने देखा 14 19 19 4 कितना हो गया 23, 23 और 10 कितना हो गया 33, 33 और 5 कितना हो गया 38, 38 और 10 कितना हो गया 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 और 20 कितना हो गया 71। हाँ तो ये तो बन रहा है। तो इसका मतलब है कि बस ये है कि इनका जो नंबर है ना अल्फ़ाबेट सीरीज में वही ऐड कर ले रहे। तो देखो सी पे क्या, सी होता 3 पे, आर कितने पे है 18 पे, ई कितने पे 5 पे, डब्ल्यू कितने पे 23 पे। तो मैं इनको ऐड करूँगा तो मैंने देखा क्या क्या बन रहा है हमारा, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 और 20 कितना हो गया 49। तो हमारा आंसर क्या हो गया 49, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे देखो संख्या को उस संयोजन का चयन करें ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो हम सीरीज लगाएंगे। देखो पहले क्या है 3 5 2 1 4, तो 3 पे है क्या, 3 पे है एल, उसके बाद 5 पे क्या है, 5 पे है आर, 2 पे क्या है वाई, 1 पे क्या है ओ, 4 पे क्या है जी। तो ये तो कोई वर्ड बना नहीं, तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक किया हमने, तो 4 पे क्या है, 4 पे जी, 3 पे क्या है, 3 पे है एल, 1 पे क्या है ओ, 5 पे क्या है आर, 2 पे क्या है बाई। तो ग्लोरी, ग्लोरी तो बन गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अर्थपूर्ण बन गया। पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं नेक्स्ट पद क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, पता क्या है, सी 3 पे, एन 14 पे, एस 19 पे, जी 7 पे, तो 25 पे क्या है। देखो ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज में जो आपके नंबर है ना भैया, सी जो होता है 3 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर होता है, जी 7 नंबर होता है, तो 25 नंबर पे क्या आता है बाई आता है। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। हमें सीरीज देखिए, हमसे पूछ रहा है ये इससे क्या बनेगा। देखो सी ई एन का अल्फ़ाबेटी नंबर लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो पता क्या है इसका, क्या सी पे होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे, और एम होता है 13 पे। वहीं क्या आता है डी, डी होता है 4 पे, 7 पे होता है क्या जी, क्यू होता है 17 पे, एस होता है 19 पे, एस होता है 19 पे, और जे होता है 10 पे। तो देखें क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है +1 +2 +3, फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है -1 -2 और -3। ठीक है, यही तो है ना। 20 में से 1 गया 19 हो गया, 21 में से 2 गया 19 हो गया, 13 में से 3 गया 10। तो उसमें कुछ नहीं है, क्या होगा पहले ऐड होगा। तो देखो एस होता है क्या 19, 19 पे 1 आता है, 19 + 1 कितना हो गया 20 टी। ई होता है 5, 5 में 2 जोड़ा कितना हो गया 7, तो कितना हो गया, क्या हो गया जी। उसके बाद सी में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 पे क्या आता है एफ, तो टी जी एफ ओके। उसके बाद क्या होता है अब कम होगा, तो यू होता है 21, 21 पे 1 कम होगा क्या होगा टी 20 पे। आर होता है 18, 18 पे 2 कम होंगे 16, 16 पे क्या था पी। उसके बाद 5, 5 ई होता है 5 पे, 5 में से 3 कम बी। तो हमारा आंसर क्या हुआ TGFTBP। तो ऑप्शन नंबर ए TGFTPB ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है। एक लड़का चला, मैंने मान लिया इधर चला 2 किलोमीटर चला, उसके बाद क्या किया बाएं मुड़ाइए, थोड़ा इसके नीचे चला रहा हूँ मैं। तो इसने क्या किया 2 किलोमीटर चलाइए, बाएं मुड़ा, ऊपर हो गया इसका 6 किलोमीटर चलते हैं, 6 किलोमीटर चल गया ओके। उसके बाद क्या वो फिर बाएं मुड़ता है, ये फिर बाएं मुड़ा, इधर बाएं हो गया 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर चला। हमसे कह रहे हैं यदि अंत में पूर्व दिशा की ओर, अगर इस तरफ क्या है पूरब है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो पहले किस दिशा में चला। अब बताइए पूरब, पूरब का उल्टा क्या होता है पश्चिम, ऐसे उत्तर का विपरीत क्या होता है दक्षिण। तो मुझे पता है अगर ये पूरब है तो इधर जब स्टार्टिंग में इधर चला था तो ये क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा पश्चिम होगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया यहाँ पे ना =2 है ठीक है। मुझसे कह रहा है जब मुझे बराबर में दिया, अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पता कैसे करते हैं, मुझे पता है कि बराबर में 20 बनाना है। अब बराबर में 20 है तो मुझे पता है कि 92 ऑलरेडी इतना बड़ा है, अगर 4 तो 12 है, 12 घटाएंगे तो 80 बचेगा। तो डायरेक्ट में देखो 92 दूसरे ऑप्शन में क्या है 92 × 4, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा 20 कैसे पहुँचेगा बताओ। तीसरे में भी क्या है कि 92 तो है ही और उसमें 4 12 जोड़ना हो, तो हमारे पास चौथा ही ऑप्शन है जो इसमें भाग आ रहा है, जिसमें हमें लग रहा है कि शायद छोटा हो सके। तो 92/4 -3, तो भैया सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, बस देखते ही आपको समझ आ गया। तो 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, 4 3 12 -3 20, 23 में से 3 गया 20 बचा, 20 = 20। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं सभी मेज स्टूल हैं। डिस्कस क्या निकाला, कुछ कुर्सियाँ स्टूल हैं, कुछ कुर्सियाँ स्टूल हैं। अगर मेज से मेज जुड़ गए तो कुछ कुर्सियाँ स्टूल हैं, तो हाँ पहला हो सकता है, पहला सही है आपका। और मैं देखो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। अगर आपको किसी को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन होने में तो मुझे बता देंगे, तो मैं इनकी ना स्पेशल क्लास भी लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। दूसरा क्या करें, सभी स्टूल मेज है। देखो जब स्टूल यहाँ पे कुछ हैं तो सभी कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते ना, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया, तो पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक व्याख्याता हैं,
सभी व्याख्याता व्याकृतिक हैं। अब देखिए सभी छात्र व्याख्याता हैं, देखो सभी छात्र, मुझे पता है शिक्षक से शिक्षक 50-100 ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो सभी छात्र व्याख्याता हो सकते हैं, सही बात है। ऐसे ही दूसरे में क्या होगा, दूसरा ऑप्शन जब हमने चेक किया तो क्या पाया, तो देखा क्या क्या हमसे पूछ रहा है, सभी शिक्षक वृत्तिक हैं, सभी शिक्षक, तो मुझे पता है कि सभी शिक्षक, अगर ये सभी व्याख्याता ये व्याख्याता जुड़ जाएंगे तो ये इनका संबंध बन जाएगा कि सभी शिक्षक वृत्तिक हैं, तो ये दूसरा सही है, तो दोनों सही हैं। आंसर क्या करते हैं, डी, एक और दो दोनों करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हुई। अगर क्लास अच्छी लगी है तो भैया दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल हमारी, तो वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन करें और पीडीएफ लें और उसको खुद भी सॉल्व करें 2-3 बार। बाद में भी जैसे गैप पे 2-3 दिन के गैप पे उसमें देखें आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लास में मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे तो समझ में आ रहे हैं, बाद में आप भूल जाएँ, तो उसके लिए खुद भी सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।